इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सियासी रंग और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको यह भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के क्षेत्र पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। असम विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दल राज्य के वोटरों को अपने अपने पक्ष में रिझाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा संभाल लिया है। असम के तेजपुर में एक रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम नागरिकता संशोधन कानून नहीं लागू होने देंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम ऐसा कानून बनाएंगे जिससे सीएए यहां लागू नहीं होगा। आपको बता दें, असम में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रियंका गांधी राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर गई हुई हैं और रैलियों के जरिए बीजेपी पर हमला बोल रही हैं। साथ ही वोटरों को लुभाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। खबर में बात करेंगे, उमेश निगम हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एडिटर। उमेश जी, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन यहां पर बात अगर असम की जाए तो आज प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर पहुंची और जिस तरह से सभाएं करते हुए उन्होंने बीजेपी के अलावा अन्य दलों पर निशाना साधा और खासकर वो उनके जो निशानी पर बात रही, मुद्दा रहा वो सीएए को लेकर। किस तरह देखे इस चुनावी बिसात को? जी हाँ, बिल्कुल कमर सही कह रहे हैं आपकी। प्रियंका गांधी असम में खासी सक्रिय हैं और उन्होंने आज तेजपुर में जो सभाएं करी और रैली निकाली, इसके अलावा वो जो है चाय बागान में गई, वहां पे मजदूरों के साथ चाय भी तोड़ी, बिल्कुल चाय की पत्ती हुई उसको तोड़ी और उसके अलावा भोजन करने भी वो गई एक नागरिक के घर। इस तरह लगातार सक्रिय और वो असम में जो मुख्य मुद्दा एनआरसी का है उसको वो भुनाना चाहते हैं। जो वहाँ पे एनआरसी को लेके खासी नाराजगी है, तो कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाना चाहती है इस चुनाव में और वो चाहती है कि एनआरसी के सहारे और भी बाकी की जो वहाँ दिक्कतें हैं और सरकार के प्रति जो नाराजगी है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रति, उसको भुनाकर सरकार में काबिज हुआ जाए। तो इसके लिए प्रियंका गांधी खासी सक्रिय हैं। 5 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस लगातार सक्रिय है, हालांकि कई जगह उसकी बात भी नहीं बन पा रही है। पश्चिम बंगाल में गठबंधन को लेके झगड़े चल रहे हैं आपस में ही पार्टी के आला नेताओं के बीच में और वहां भी इस तरह का गठबंधन नहीं हो पा रहा है। लेकिन असम में जो है प्रियंका गांधी आने वाले दिनों में और भी सभाएं करेंगी और उनका पूरा प्रयास होगा कि एनआरसी का मुद्दा जो वहां पे असम में है, इसके अलावा और भी जो दूसरे मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे और जो प्रदेश के मुद्दे हैं, जो राज्य सरकार से नाराजगी है, उन सबको भुनाने का वो पूरा प्रयास करेंगे। और वहाँ गठबंधन को लेके भी है कि किन किन दलों के साथ क्या गठबंधन किया जाना है, उसको लेके भी आगे रणनीति बनेगी। बिल्कुल उमेश जी, लेकिन जब जब चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो या अन्य चुनाव को लेकर बात की जाए, क्योंकि पार्टियों के सामने एक सबसे बड़ी जो चुनौती निकलकर सामने आती है वो है वोट बैंक को साधने की। और ऐसे में चाहे बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस को लेकर अन्य दलों को लेकर बात की जाए, तो असम में जिस तरह का माहौल बनता दिखाई दे रहा है, हर एक राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से सियासी पांसा फेंकता दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ गणित बनता दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ये सही कहा आपने कि कांग्रेस चाहेगी कि भाजपा के जितने भी विरोधी हैं सारे विपक्षी दल, वो सब एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाए और सब एक साथ होकर लड़े। लेकिन इसमें भी क्या है, आपस में सामंजस्य पार्टियों का बनना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी ये प्रयास होता है कि सारे गठबंधन एक हो जाए, क्योंकि भाजपा के साथ एक विशेष बात यह है कि भाजपा पूरा संगठन लड़ता है चुनाव और उसमें पूरी एक रूपता नजर आती है। नीचे वो बिल्कुल बूथ लेवल तक जाते हैं और बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हैं। यही कारण है कि लंबे अरसे बाद असम में वो काबिज हुए और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी थी पिछली बार उनकी। बिल्कुल कांग्रेस इस बार यही चाह रही है कि इस बार एनआरसी के प्रति जो नाराजगी है असम में, खास वहाँ के लोगों में, तो उसको पूरी तरह से उसको भुनाया जाए और किसी भी कीमत पे इस बार जो है इस मुद्दे को छोड़ा ना जाए जो उनके हाथ लगा हुआ है। अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में इसको कितना बना पाते हैं और कितने
सफलता हासिल कर पाते हैं। बिल्कुल उमेश जी, क्योंकि जिस तरह से सीएए ने एनआरसी को लेकर बात की जाए तो ये मुद्दा देश के सियासी गलियारों में पुरजोर तरीके से गरमाया था, लेकिन किसान आंदोलन के चलते कहीं ना कहीं धूमिल होता दिखाई दिया। लेकिन अब इन सीमावर्ती राज्यों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर अब विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर इस मुद्दे को हवा दी जा रही है, और ये हवा क्या कुछ सियासी रुख अख्तियार करेगी, बाकी देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन अगली खबर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की जमीन तैयार की जाने की कोशिश की जाने लगी है। इसके लिए कांग्रेस अहम भूमिका निभाने जा रही है। कांग्रेस ने कृषि कानूनों के विरोध में गैर राजनीतिक मंच के नाम के साथ किसान महापंचायत का सिलसिला शुरू किया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह प्रदेश के अलग अलग स्थानों में किसान महापंचायत करेंगे। इस दौरान वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर किसानों के साथ रहेंगे और उनके साथ घर रात भी रुकेंगे। गांव-गांव घूमकर कृषि कानूनों से किसानों को होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाएगा। 6 मार्च को किसान बचाओ आंदोलन के तहत शाहपुर में खाट पंचायत का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम गैर राजनीतिक रहेगा। खाट पंचायत में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह किसानों से सीधा संवाद कर कृषि कानूनों पर चर्चा करेंगे। इसे लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राम भाई मेहर और कांग्रेस जिला ग्रामीण अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव ने जानकारी दी। 6 तारीख को किसानी बचाओ आंदोलन के तहत एक घाट पंचायत का आयोजन किया ग्राम शाहपुर तहसील बेरेसिया में, जिसमें हमारी सहयोगी डीसीसी रहेगी जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल ग्रामीण, और अन्य संगठन भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये पूरी घाट पंचायत गैर राजनीतिक पंचायत है और ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित की, जहाँ मूल रूप से किसान रहेंगे। और इस पंचायत में सीधा संवाद हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी और उनके साथ में आए किसान नेता संबोधन करेंगे और सीधा संवाद किसानों से करेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे और जो केंद्र की मोदी सरकार जो कानून लाएगी काले कानून, उसके विषय में बताएंगे इस कानून के नुकसान और किसानों से समझेंगे इसके। तो ये पूरे गैर राजनीतिक पंचायत घाट पंचायत का आयोजन किया, इसलिए अभी हम लोग सब स्थल रक्षण करने के लिए ग्राम शाहपुर जा रहे हैं और पूरा कार्यक्रम। खबर में बात करेंगे, राज सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश स्टेट हेड राज जी, किसान आंदोलन देश की सियासत का एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसने राजनीति की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात हो या अन्य राज्यों की बात हो, किसानों को लेकर न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी अलग तरीके से आंदोलन चलाती दिखाई दे रही है। अब खाट पंचायत की बात कांग्रेस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि ये बात भी कही जा रही है कि ये जो आंदोलन ये चलाया जा रहा है ये गैर राजनीतिक होगा और दिग्विजय सिंह इसका जो है नेतृत्व करने की बात होती है यहाँ पर निकाल कर सामने आ रही है। किस तरह देखें किसानों को, किस तरह देखा जाए कानून को और किस तरह देखें कांग्रेस की इस खाट पंचायत को? देखिए, एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के लिए, खासतौर पर कांग्रेस के लिए, जिस तरह से 3 कृषि कानूनों का विरोध लगातार किया जा रहा है दिल्ली और दिल्ली के आसपास क्षेत्रों पर जो किसान संगठन है, लंबे वक्त से वो डटे हुए हैं। 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और तमाम जो किसान संगठन है वो 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ विरोध है, दूसरी तरफ राजनीति और सियासत की है। और अब विपक्ष इस मुद्दे को जो पूरी तरीके से गरमा चुका है, क्योंकि इसके आप मर्म को देखिए, 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है और ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर पहले भले ही इतनी उसके साथ मुखरता ना रही हो, भले ही इतने एग्रेसिव मूड में ना हो, भले ही इसको लेकर एक ठोस रणनीति ना रही हो, लेकिन अब कांग्रेस को ये लग रहा है कि बड़ा मुद्दा है और इसको गर्म रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर इसको लेकर कटघरे में खड़ा किया जाए, सवाल खड़े किए जाए। क्योंकि अभी 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव होना है उसका अनाउंस हो चुका है और मध्य प्रदेश की बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव भी यहाँ पर होने वाले हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अभी 3 दिन पहले जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी भोपाल में अपने बंगले पर, और उन्होंने इसका पूरा खाका जो उन्होंने बताया था कि किसान पंचायत के जरिए 3 कृषि कानूनों का विरोध इसमें किया जाएगा। हालांकि दिग्विजय सिंह इसको गैर राजनीतिक बता रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से राजनीतिक है क्योंकि कांग्रेस का पूरी तरीके से इसमें हस्तक्षेप। इसके अलावा जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने कहा था कि वो तमाम सारे जो दल हैं, तमाम सारी जो पार्टियां हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जनता दल हो या और जो आम आदमी पार्टी हो, उनके प्रमुखों को इससे जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 26 जो गैर राजनीतिक संगठन हैं
उनको भी इससे जोड़ा जाएगा, उनके प्रमुखों को जोड़ा जाएगा। और शुरुआत 4 तारीख से रतलाम से इसकी होगी और 3 दिन का ये जो किसान आंदोलन है, किसान पंचायत कहें, इसके जरिए होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह का कोई इसमें मंच नहीं होगा, किसी तरह का कोई स्वागत इसमें नहीं होगा, ट्रैक्टर पर ही मंच बनाया जाएगा और उसी के से किसानों को, लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से ये किसानों के विरोध में है। इसके साथ ही कहीं न कहीं ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दिग्विजय सिंह इसकी पूरी अगुवाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम कमलनाथ की बात करें या फिर अन्य नेताओं की बात करें, हालांकि उन्होंने कहा है दिग्विजय सिंह ने कि उनकी पीसीसी चीफ कमलनाथ से भी इसको लेकर बात हुई है और दिग्विजय सिंह ने इसी तरह से तमाम इसको लेकर जो कहा कि 3 कृषि जो कानून है वो बिल्कुल किसानों के हित में नहीं है, तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनके लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए एक कृषि कानून बनाए गए हैं। तो कह सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश में भी इन 3 कृषि कानूनों का जो विरोध है वो देखने को मिलेगा और पूरे मध्य प्रदेश में इस आंदोलन को ले जाने की बात दिग्विजय सिंह ने कही है। तो कह सकते हैं कि चुनाव मध्य प्रदेश में जिस तरह से निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव के वक्त इन 3 कृषि कानूनों का विरोध कहीं न कहीं उसकी भी एक जमीन कांग्रेस से तलाशने की कोशिश करेगी। और निश्चित तौर पर जिस तरह से आज की बात की जाए, लगातार जिस तरह दिग्विजय सिंह लोगों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, कोशिश यही कि ज्यादा से ज्यादा लोग जहां पर जिस दिन जो विरोध इसका प्रदर्शन हो उस दिन पहुंचे। और उनका मकसद यही कि हम बताएंगे, उनका कहना था कि हम बताएंगे कि एक एक चीज को कि कैसे एक कृषि कानून किसानों के खिलाफ है और इसी को लेकर किसान महापंचायत कहें, किसान आंदोलन कहें, जिसकी शुरुआत 4 से होगी। हालांकि आह्वान अभी से लगातार दिग्विजय कर रहे हैं। बिल्कुल राजीव, देखने वाली बात होगी कि किसान वाकई किसानों को सहारा लेकर जिस तरह से कांग्रेस अपनी जमीन तलाशती दिखाई दे रही है और इस जमीन, इस आंदोलन के जरिए किसान बचाओ आंदोलन जिस तरह से चलाने की बात हो रही है, इस जमीन पर कितनी मजबूती से अपने पांव जमाती है और जिस तरह से 3 कृषि कानूनों की फसल काटने को लेकर लगातार बीजेपी पर और केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है कांग्रेस, अब इस घाट पंचायत का कितना असर होता है वाकई देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में अब तक बघेल सरकार पर जो कि कांग्रेस और बीजेपी ही हमलावर थे, लेकिन अब मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी भी सरकार को घेरने लगी है। रायपुर में आम आदमी पार्टी ने सुपेबेड़ा मुद्दे को लेकर सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सुपेबेड़ा सहित 9 गांव को सरकार आज तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करा पाई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा, प्रदेश सरकार एक तरफ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का ढोल पूरे प्रदेश में पीट रही है, लेकिन गांव के लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। शुद्ध पेयजल को लेकर आम आदमी पार्टी की टीम ने 27 फरवरी को सुपेबेड़ा जाकर हालत का जायजा लिया था। इस दौरान ग्रामीणों को सुविधाएं न मिलने की बात सामने आई। इसे लेकर आम आदमी पार्टी 9 मार्च को मुख्यमंत्री और सभी कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात करने की रणनीति बना रही है। और खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गई है रायपुर संवाददाता निधि प्रसाद। निधि, छत्तीसगढ़ की सियासत में जिस तरह देखा जाए मुद्दों की तलाश में विपक्ष लगातार बैठा रहता है और ऐसे में बीजेपी की बात हो या जो कि कांग्रेस को लेकर बात की जाए, लगातार मुद्दों को उठाने की कोशिश की जाती है और सरकार पर हमलावर होती ये पार्टियां दिखाई दे रही थी विपक्ष में रूप में। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है, निरीक्षण किया जाता है और समस्याओं मुद्दों को लेकर भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा जाता है। क्या कहीं से लेकर तो आम आदमी पार्टी ने भी आज सुपेबेड़ा के मुद्दे को उठाया है। अगर हम बात करें तो विधानसभा में भी इस मुद्दे को लेकर सदन काफी गरमाया नजर आया, लेकिन वहीं आजाद पार्टी में ही सुपेबेड़ा में किडनी का मामला हुआ था कि लोगों के पानी पीने की वजह से किडनी खराब हो जा रही है और इस वजह से कई लोगों की मौत भी हुई। तो इस मामले को लेकर अब 9 मार्च को सभी कैबिनेट मंत्रियों से मिलने की रणनीति तैयार कर पार्टी के लोग, और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार की लापरवाही है। अगर बात की जाए तो अभी भी दंतेवाड़ा के लोगों को पीने का साफ पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाया है और यही कारण है साफ पानी नहीं मिलना और लोगों की किडनी खराब होना। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से कैबिनेट मंत्रियों का बयान आया है, जिसमें अगर बात करें तो पीएचई मंत्री का कहना है कि पानी की वजह से ये मौतें नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया था उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पीने के पानी की वजह से ही किडनी की बीमारी से लोग जूझ रहे हैं।
तो इस तरह से क्या मंत्रियों के आपस के बयानबाजी वो अपनी सहमति से नहीं देते? एक मंत्री कोई दूसरी बात कहता है, दूसरा मंत्री कोई दूसरी बात कहता है, तो क्या है आखिरकार परेशानी, क्या है दिक्कत? और इन सारी चीजों को लेकर अब आम आदमी पार्टी के लोग जो है, जो सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता है, वो 9 मार्च को कैबिनेट के सभी मंत्रियों से मुलाकात करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इसके लिए हमें कोई बड़ा या बृहद स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा तो हम वो भी करेंगे, क्योंकि ये एक इंसान की मौत का सवाल नहीं है। कई जाने इस बीमारी से गई हुई है, लेकिन अभी भी राज्य सरकार के बीच केवल बयानबाजियां चल रही है। इसको लेकर किसी तरह का कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। जी चलिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया निधि। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के बागपत में हुए इस प्रदर्शन में सपाइयों ने एक बैल को भी समाजवादी रंग में रंग डाला। बैल को समाजवादी पार्टी की टोपी पहनाकर उसे बैलगाड़ी में जोड़कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हाथों में तख्तियां लेकर समाजवादी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और प्रदेश के साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बैलगाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शनकारी सफाई एसडीएम ऑफिस तक पहुंचे। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों के साथ महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा और वादा खिलाफी का आरोप लगाया। वहीं समाजवादी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम दिया। करके प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि जब योगी सरकार आई थी तो ये कहा जा रहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार योगी सरकार, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। ये तो कहते थे कि किसान की आय जो है दोगुनी कर देंगे, लेकिन इन्होंने तो सारी की सारी जनता की आय ही आधी कर दी है। अभी सिलेंडर जो है पहले 400 रुपये का आता था, अब 800 रुपये का आता है। आप जाकर के देखेंगे घरों के अंदर तो जो सिलेंडर उज्ज्वला योजना के अंदर दिए गए थे वो सिलेंडर आज खाली पड़े हैं। जब मोदी जी कहते थे कि मुझे माँ बहनों की आंखों के अंदर आंसू दिखाई देते हैं, क्या अब उनको आंसू दिखाई नहीं देते हैं? खबर में बात करेंगे, हैदर मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बागपत संवाददाता। हैदर, महंगाई को लेकर बात की जाए, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो या फिर रसोई गैस के बढ़ती कीमतों को लेकर बात करें, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लगातार उत्तर प्रदेश में विपक्ष भुनाने की कोशिश कर रहा है और समाजवादी पार्टी ने आज इस तरह से प्रदर्शन किया। एक बैल को समाजवादी पार्टी का रंग देने की कोशिश की गई और इसके साथ केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली इस दौरान? जी बिल्कुल, देखिए सर, बागपत में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया गया और सपाइयों ने एक बेल और समाजवादी रंग डाला और बेल को समाजवादी टोपी पहनाकर उसे बैलगाड़ी में जोड़ दिया और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके हाथों में तख्ती लेकर समाजवादी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एसडीएम ऑफिस तक पहुंचे और उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में ज्ञापन सौंपा है। जी चलिए, जोड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में सत्र के दौरान मुद्दों पर विपक्ष सरकार पर हमलावर हुआ। सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने 2017 से लेकर 2020 तक कितने राजनीतिक आपराधिक मुकदमे वापस लिए गए, इस पर सदन में सरकार से सवाल पूछा। कहा जा रहा है कि इस पर सरकार की तरफ से उनको गुमराह किया गया। इस दौरान सदन में हंगामे के हालात बन गए। वहीं राम गोविंद चौधरी ने बढ़ती महंगाई और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। चौधरी ने कहा, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश ही नहीं दुनिया में सबसे खराब है। इस सरकार से कानून व्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार अपराधियों को बचा रही है। खबर में बात करेंगे, राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ संवाददाता। राजू, मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर होती दिखाई देती है, लेकिन आज जिस तरह से 2017 से 2020 से जुड़े राजनीतिक मुकदमे हो या आपराधिक मामले, उनको लेकर वापस लेने की बात निकलकर जब सामने आई, उसको लेकर सवाल किया गया सदन की कार्रवाई के दौरान। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो है संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिला, गुमराह करने की कोशिश की गई। क्या कुछ मुद्दे रहे, किस तरह का माहौल बनता दिखाई दिया सदन में सत्र के दौरान? बिल्कुल कमर सही का अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में जिस तरीके से विधानसभा सत्र चल रहा है, सत्र में लगातार विपक्ष योगी सरकार पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की बात करें हमलावर होते हुए नजर आ रहा है। देखिए, आज की अगर बात करें, जिस तरीके से देखा जाए कमर खान सत्र में जिस तरीके से विपक्ष सरकार पर हमलावर है, क्योंकि सपा नेता की अगर बात करें, राम गोविंद चौधरी जो नेता है उससे
राम गोविंद चौधरी 2017 से लेकर और 2020 तक इसमें राजनीतिक अपराध मुकदमा नाम वापस लिए गए, जिसको लेकर उन्होंने बहस की। और योगी सरकार की तरफ से अगर बात करें तो संसदीय कार्य मंत्री और कानून मंत्री विजय पाठक मौजूद थे, और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि योगी सरकार ने ये इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री ने खुद अपने मुकदमा स्वयं वापस लिए हों। अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के, अपनी पार्टी के जो जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा था, कह रहा था कि जिस तरीके से सरकार ने गुंडा तत्वों तक के लोगों के मुकदमे वापस किए, जो पार्टी में गुंडे टाइप के लोग थे, जिसको लेकर लगातार विपक्ष लगातार हमलावर होता रहा। वहीं अगर बात करें इस पर सरकार की तरफ से उनको गुमराह किया गया। जब कहा जा रहा था, राम गोविंद चौधरी कह रहे थे कि मैं पूरी लिस्ट आपको दिखाता हूँ, आप पूरी लिस्ट बताएं, लिस्ट कितने अपराधियों के मुकदमे अब तक 17, 18, 19 और 20 और जो 21 चल रही है जी, और 20 तक कितने मुकदमे वापस लिए गए, जिस पर सरकार की तरफ से कोई उनको संतुष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा था। इसी दौरान बात करें सदन में हंगामे में हालत बन गए, और वहीं रामगंज चौधरी में बढ़ती महंगाई और यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। अमर खान, सबसे पहले अगर हम बात करें, चौधरी ने कहा कि आज यूपी की कानून व्यवस्था देश में ही नहीं दुनिया में सबसे खराब है। इस सरकार में कानून व्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार अपराधियों को बचा रही है। लेकिन यही अगर बात करें कमर खान, आज की बात करें, हाथरस में एक जगन कांड हुआ, गोली मारकर जिस तरीके से हत्या कर दी जाती है, और बेटी एक से रोती है पीड़िता, और पीड़िता से मिलने के लिए आज अखिलेश यादव ने, सपा शत्रुओं ने बाहर निकलकर जिस तरीके से योगी सरकार पर निशाना साधा, और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि हाथरस में बेटी के साथ जिस तरीके से हुई छेड़छाड़ का विरोध करने का उन्होंने पिता की गोली मारकर भूल दिया है। और इसको लेकर विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। सपा अध्यक्ष की अगर बात करें कमल, तो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि हाथरस की बेटी के बाद अब हाथरस में एक और बेटी के साथ हुई छेड़खानी की शिकायत करने वाले पिता की सरेआम हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ पर योगी पर जब आरोप लगा रहे थे, तो उन्होंने कहा भाजपा सरकार से हताश कर उत्तर प्रदेश की नारियों अब। चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी, सदन में मुद्दे तो उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, और सरकार की तरफ से क्या कुछ रुख देखने को मिलता है, किस तरह जवाब दिया जाता है। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए राजू आपका शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम सियासी रंग में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।